सदियों पहले नेपाल की घाटियों में एक कथा का जन्म हुआ, जो आज भी वहां के लोगों की जुबान पर है। ये कहानी गोरखाली राजा पृथ्वी नारायण शाह और एक महान योगी गुरु गोरखनाथ की है। जब राजा नेपाल को एकजुट कर रहे थे, एक दिन उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। राजा ने उन्हें दही खाने के लिए दिया, लेकिन योगी ने वही दही उल्टी करके वापस राजा की तरफ बढ़ा दी और उसे पीने को कहा। राजा को घृणा आई और उन्होंने वो दही का कटोरा साधु की तरफ फेंक दिया और इस पर क्रोधित होकर साधु ने उन्हें श्राप दिया, अगर तुम ये दही पी गए हो तो तुम्हारे वंश का राज अनंत काल तक चलता। लेकिन दही की कुछ बूंदें राजा की उंगलियों पर छिटक गई, तो योगी ने कहा, इसका असर तुम्हारी 10 पीढ़ी तक रहेगा। राजशाही सपोर्टर्स का मानना है कि ये श्राप नेपाल की 10वें राजा बीरेंद्र बीर विक्रम शाह देव पर आकर पूरा हुआ। 1 जून 2001 को उनके पूरे परिवार को महल में गोली मार दी गई। इस घटना के बाद 2008 में नेपाल से राजशाही खत्म हो गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये श्राप 11वीं पीढ़ी के राजा दीपेंद्र शाह के साथ समाप्त हुआ, जो 2001 की घटना के बाद कोमा में राजा बने थे। ये सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं, बल्कि राजशाही को वापस लाने की मांग करने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत वजह बन गई। नेपाल में रिसेंट में पावर चेंज की शुरुआत फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली के अहंकार से हुई। ओली ने दावा किया था कि वो नेपाल के पहले और एकमात्र पीएम है जिन्होंने अपने टेन्योर में भारत का दौर नहीं किया। ओली ने अपने इंडिया विरोधी स्टैंड 2 बातों से क्लियर किया। पहला, उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियादुरा को नेपाल का हिस्सा बताते हुए कंट्रोवर्शियल मैप रिलीज किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। ओली ने एक पत्र में लिखा कि इन्हीं बातों पर अड़े रहने की वजह से मेरी सरकार गिर गई, मुझे पावर से हटना पड़ा। उनके ये स्टेप्स चाइना के करीब जाने की कोशिश के रूप में देखे गए। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें भारत में 2014 के बाद के नए भारत पर फोकस करना होगा। भारत सिर्फ शांत नहीं बैठता, बल्कि अपने फायदे के लिए एक्टिवली काम करता है। ओली का घर जलना और उनका भागना समय की हालात कितनी तेज बदल सकते हैं। कहानी में एक नया मोड़ आया जब 24 साल के राजकुमार हृदयेंद्र शाह सामने आए। वो अमेरिका में रहते थे, लेकिन नेपाल में हुए एक इंसिडेंट ने उन्हें हिला कर रख दिया। नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस की सिक्योरिटी में गौ माता की हत्या की और उसका वीडियो बनाया। ये नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी पर बड़ा अटैक था। जब ये वीडियो राजकुमार तक पहुंचा तो वो बिना बताए अमेरिका से नेपाल लौट आए। उन्होंने अपने परदादा से पूछा, एक हिंदू राष्ट्र में राजा के होते हुए गौ हत्या कैसे हो सकती है। सरकार ने अपोज किया। यहीं से उन्होंने अपना मिशन तय किया और अमेरिका वापस जाकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। ये गौ हत्या वाला इंसिडेंट ने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। 17 सालों में नेपाल में 14 गवर्नमेंट बदल चुकी है। करप्शन, बेरोजगारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से युवा परेशान था। लाखों युवा नौकरी के लिए बाहर जा रहे थे और जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए तो ये आखिरी दिन का साबित हुआ। लाखों युवा सड़क पर उतर आए और ओली गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि ये सब यूएस और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के प्लान का एक हिस्सा था। एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग के। इस गेम में प्रोटेस्ट म्यूजिक को वेपन बनाया गया। बांग्लादेश में रैपर्स के गाने युवाओं का नारा बन गए थे। नेपाल में भी काठमांडू के मेयर बलेन शाह के गाने यूथ की आवाज बन गए। ये भी कहा गया इन मूवमेंट्स के पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने इन रैपर से मुलाकात भी की थी। बलेन शाह की वाइफ शावाना कफले भी यूएन में जेंडर इक्वेलिटी जैसे इश्यूज पर काम करती है, जिससे डीप स्टेट के एजेंडा से जोड़ा जा रहा है। इस साजिश का जाल इंडिया तक भी फैला हुआ है। इन सब के बीच भारत ने चुपचाप और मजबूती से काम किया। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। उनका भारत से गहरा रिश्ता है, क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी का ऑनरेरी
जनरल का पद दिया गया है। जब अशोक राज ने पब्लिक को एड्रेस किया तो उनके पीछे नेपाल के एकजुट करने वाले राजा पृथ्वी नारायण शाह की फोटो लगी। ये एक बड़ा संकेत था। राजशाही सपोर्टर्स ने इसे मोनार्की की कमबैक के लिए आर्मी के सपोर्ट का प्रूफ माना। भारत ने इस चांस का फायदा उठाकर नेपाल में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम पीएम बनाया गया। उनका भारत से खास रिश्ता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनकी अपॉइंटमेंट को भारत का एक और स्ट्रेटेजिक कदम माना गया। ये है नया भारत का नया रूप। 1951 में जब नेपाल के राजा त्रिभुवन ने नेपाल को भारत से मिलने का प्रपोजल दिया था, तब नेहरू ने कहा था कि वो नेपाल की सोवरेनिटी का सम्मान करते हैं, लेकिन आज नया भारत अपने पड़ोस में एक्टिव रोल प्ले करता है। नेपाल में हुई ये घटना सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कहानी का हिस्सा है, जिसमें एक श्राप, एक नेता का अहंकार, युवाओं का गुस्सा और जियोपॉलिटिकल चालें सब शामिल हैं। नेपाल का फ्यूचर एक नए रिश्ते पर खड़ा है, जहां राजशाही की वापसी, हिंदू राष्ट्र की डिमांड और भारत का बढ़ता प्रभाव मिलकर एक नई कहानी दिख रहा है। इसका सिग्नल क्लियर है, द किंग विल बी बैक। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। जय